हाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन, तुम लोग ना यार डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन उसको अगर रिजिडली फॉलो करोगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। मैं कह रहा था कि अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें ना, तब पोजीशन को आर से दिखाने की जरूरत नहीं है, तब हम पोजीशन को कैसे दिखाते हैं? बस एक्स से दिखाएंगे। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन T1 पे, T1 टाइम पे वाला पोजीशन ना होगा, तो बाबू 4 मीटर माइनस 1 मीटर मिला जुला के कितना आएगा? 3 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू क्या? T2। तो यही ना T2 है। तो इसमें हुआ क्या है? पार्टिकल जाके फिर वापस आ गया है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना, तो बाबू फीता निकाल के खोला जाए तो बताइए ना, 1 2 3 मीटर जाते समय खुल गया फीता, 3 मीटर आते समय। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? और डिस्टेंस ही है जो आपके मेहनत को जस्टिफाई करेगा। बोलिए ना, आम जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट उतना यूज, मान के चलो, यूज नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? आम जिंदगी में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस यूज करते हैं। 3 मीटर गया, 3 मीटर आया, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, है कि नहीं? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी 1 मीटर है, इनिशियल पोजीशन भी 1 मीटर था, तो 1 मीटर माइनस 1 मीटर का मतलब कितना? अगर मैं बात करूं T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू क्या? T3। अब फीता खोलिए, देखिए 3 मीटर जाते समय खुला था, 3 मीटर, 6 मीटर इधर लटक गया है। हाँ, 1 मीटर और ना खुल गया, ये 7 मीटर। बताओ यहां से यहां तक 4 मीटर और ना खुलेगा? अरे यार, तो टोटल कितना खुला? 11 मीटर खुला। अरे बोलिए। चलिए, तो ये आपका डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 11 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज -4 मीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन इज 1 मीटर। इनिशियल पोजीशन इज कितना? 1 मीटर। ये बताइए तो कितना आया टोटल? तो ये -5 मीटर आया। सही है। तो पहली बात तो ये कि डिस्टेंस जो है हमेशा कैसा आया है? पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आया, जीरो भी आया, नेगेटिव भी आया। पहला बात। दूसरा बात ये, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस एक मूविंग बॉडी के लिए कभी डिक्रीजिंग, वो चाहे वापस ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। आप देख रहे होंगे कि जाते समय यहां तक 3 मीटर था, वापस भी लौटा तो 6 मीटर बढ़ाई तो है, पीछे भी गया तो 11 मीटर बढ़ाई तो है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ता भी है। और ये देखिए, जा रहा है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहां आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वापस से कितना हो गया? 2 मीटर, 1 मीटर और फिर कितना? 0 मीटर। देखा आपने, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट भी रहा है। सही है। तो ये दो बातें हैं। क्या बोल रहे हो? हमको उसका चिंता नहीं है। अब टूटेगा तुम लोग चांदा देगा, समझ रहा है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कांट बी डिक्रीजिंग। देखा हम लोगों ने अभी इस एग्जांपल में, डिस्टेंस घटेगा नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए बाबू, कहने का मतलब है कि पार्टिकल अगर यहां से यहां गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। आई रास्ता का लंबाई नाप लेना, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अरे बोलिए। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो बस डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, जबकि डिस्टेंस ऑब्वियसली पाथ पर डिपेंड करता है। तो ये बात यहां पर लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कैसा होगा? डिस्टेंस से छोटा होगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो बराबर होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये बात आप याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का साफ साफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ नापा जाए फीता लेके तो ये छोटा ही ना आएगा, ये बड़ा ही ना आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा डिस्टेंस से। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड का साइन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हम कंपेयर अमाउंट को ही ना कर सकते हैं। तुम ध्यान दे रहा है? कंपेयर किसको कर सकते हैं? हम अमाउंट को ही कर सकते हैं, है कि नहीं? और अमाउंट का मतलब मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे।
डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन भी ना है, जबकि डिस्टेंस के पास थोड़े डायरेक्शन है। तो कंपेयर करने के लिए हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। तो हमेशा छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो बताइए बराबर कब होगा, जब पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में ही चला होगा और मुड़ा नहीं होगा। हेलो, स्ट्रेट लाइन में ही चले या मुड़ जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है? विदाउट टर्निंग स्ट्रेट लाइन में अगर चला है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये वही बात है क्या? शॉर्टेज डिस्टेंस में वो भी बता दिया, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल वगैरह था, तो ये तो क्वेश्चन करने के दौरान अब हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। चलिए ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, कौन सा पोजीशन? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, बोलो। लेकिन बाबू किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। इसके लिए एक एग्जांपल यहां पर हम लोगों ने किया था कि जैसे अगर हम बात करें t इज इक्वल टू जीरो टू t इज इक्वल टू t1 तक के डिस्प्लेसमेंट की, बोलिए, और t1 पर के पोजीशन की, तो देखिएगा ये बराबर नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो से लेकर t1 तक चाहिए तो t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां ना है और t1 पे पार्टिकल यहां है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 4 मीटर माइनस कितना, 1 मीटर करोगे ये 3 मीटर आएगा। तो t1 टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 3 मीटर। लेकिन बाबू t1 टाइम पे पोजीशन कितना है? तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन बराबर आया? नहीं बराबर आया। सिमिलरली अगर आप t इज इक्वल टू, अगला वाला है t इज इक्वल टू, हाँ, 0 से t2 तक के डिस्प्लेसमेंट और t2 पर के पोजीशन को कंपेयर करोगे, देखना ये भी बराबर नहीं आएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें फ्रॉम 0 टू क्या, t2, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, आई कितना आ रहा है, 5 मीटर। लेकिन बाबू पोजीशन t2 पर कितना है, 6 मीटर। क्या ये बराबर आया? t2 टाइम तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 5 मीटर हुआ है और t2 टाइम पे जो पोजीशन है वो कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम चीज इस केस में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तुमसे किसी ने कहा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताओ और चेंज इन पोजीशन बताओ, किस टाइम इंटरवल में, t1 से लेकर t2 तक में, समझ रहे हो? यानी तुमको बताना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 टू t2 और तुमको बताना है चेंज इन पोजीशन फ्रॉम t1 टू t2। तो बताओ, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो t2 टाइम के डिस्प्लेसमेंट में से t1 टाइम तक के डिस्प्लेसमेंट को घटा लिया जाए। बताइए t2 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर। अरे बाबू t2 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर। और t1 टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 3 मीटर। तो अगर हम 5 मीटर में से 3 मीटर को घटा ले, आंसर कितना, 2 मीटर आया, बोलिए। लेकिन पोजीशन की बात की जाए तो बताइए t2 टाइम में पोजीशन कितना है, 6 मीटर। t1 टाइम में पोजीशन कितना है, 4 मीटर। तो 6 मीटर माइनस 4, कितना आ गया, 2 मीटर। देखा आपने, t1 से t2 टाइम के दौरान चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन सेम है कि नहीं? अरे बोलो। एक और बात, कब फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? कब फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? जब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे रहे। अरे बोलो ना। अब हम सेम चीज अगर देखें, अगर मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां है, अरे बोलो ना, दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं, तो उस केस में बताओ ना t इज इक्वल टू t1 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो क्या किया जाएगा, 4 मीटर माइनस 0 मीटर का मतलब 4 मीटर ना। और बताओ ना पोजीशन एट t1 कितना है, तो पोजीशन भी तो 4 ही मीटर ना है। तो अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन हो, बोलिए क्या हो, ओरिजिन हो,
तब जो फाइनल पोजीशन होता है वही डिस्प्लेसमेंट भी होता है या जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही फाइनल पोजीशन भी होता है। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं है तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन सेम नहीं आएगा, लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन सेम आएगा। ठीक, बात करेंगे वेलोसिटी की, तो इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज ऑफ पोजीशन दोनों सेम होता है। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहिए, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ, सब लोग बोल रहा है, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहिए, बात बराबर है, वही होता है वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कभी भी हम पूरे फिजिक्स में, सुनाई दे रहा है ना, स्पीकर से आवाज आना अगर बंद होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। पूरे फिजिक्स में जब भी हम रेट पढ़ेंगे हमेशा दो टाइप का, कौन कौन सा बताइए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बाबू एवरेज जो होता है ना उसके लिए को टाइम इंटरवल देगा, और इंस्टेंटेनियस देखा जाता है एट एन इंस्टेंट पे। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि आप बेतिया से कहां जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, 10 बजे आपने चलना शुरू किया, 12 बजे आप पहुंचे, तो आपने ये जो पूरी यात्रा 100 किलोमीटर की है, बताइए आपने 2 घंटे में पूरी की कि नहीं, बोलो। तो जब एवरेज पूछेगा ना तो तुमसे ये पूछेगा कि बताओ इस पूरे 2 घंटे के दौरान आपकी वेलोसिटी क्या रही। तो 1 मिनट रुकिए ना, तो क्या ये बता पाना पॉसिबल है कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी? क्योंकि बेतिया से मुजफ्फरपुर के दौरान आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कभी 10 किलोमीटर स्टार्ट किया होगा तो 0, फिर 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर, हाईवे होगा तो 100 किलोमीटर पर आवर पे आप लोग चले होंगे। तो ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि हर इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी है। तो इसीलिए आप एक एवरेज बताइएगा कि इस पूरे 2 घंटे के दौरान हमारी वेलोसिटी इतनी है, तो कितनी है, एवरेज, एवरेज बताइएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ एग्जैक्टली 10:15 पर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप कांटा देखिएगा ना। मान लीजिए आप लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कांटा देख कर बताइएगा कि 10:15 पर 10:15 पर मेरी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप एक इंस्टेंट पे ना बता रहे हैं, तो वो हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ, 10:50 पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस है, सही है। तो ये हमेशा पूछा जाता है इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। आपको 10 सेकंड, 50 सेकंड, 2 घंटा, 10 घंटा, 10 दिन, 50 दिन का टाइम इंटरवल देगा तो एवरेज निकलेगा। लेकिन एग्जैक्ट किसी टाइम पर पूछेगा कि बताओ t=6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, t=50 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब भी एवरेज आएगा हमेशा डेल्टा समथिंग बाय डेल्टा टी, और जब भी इंस्टेंटेनियस आएगा जो कि देखा जाता है एट एन इंस्टेंट, तो इसमें टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा, यानी डी समथिंग बाई डी टी। एवरेज में डेल्टा डेल्टा आता है, इंस्टेंटेनियस में डी डी आता है, ऊपर भी डी नीचे भी डी। ये आज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी रहेगा, कल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए भी रहेगा, परसों फोर्स पढ़ेंगे उसके लिए भी रहेगा, अगले दिन फ्लक्स पढ़ेंगे उसके लिए भी रहेगा, सही है। तो सबसे पहले तो बताइए एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के, ये ब्रैकेट एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कहो, अच्छा है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कहो, क्लियर। और सुनो 1 मिनट, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये एक्चुअली नेट डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। अरे बोलो ना, क्या लिखा हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है हमको, इसका मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्या, टोटल टाइम टेकन। यही मेन बात है, इसको याद रखना है, सही है। अरे चेंज इन पोजीशन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट ही ना बोला जाता है। आ चेंज इन पोजीशन, आ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो ये भी नेट डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टाइम टेकन को, ठीक है। जब इंस्टेंटेनियस की बात होगी
तो उसके लिए कोई अलग से सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं अगर v बराबर कुछ लिखा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही लिखा हुआ है। बस ये बन जाएगा अब dr/dt या फिर ds/dt। क्लियर? अब सुनिए, हम लोग फिलहाल मोशन इन वन डायमेंशन पर ना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन में पोजीशन को r से नहीं दिखा के x से दिखाया जाता है। तो उस केस में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी हाँ dx बाई dt। ठीक है, ये सारी बातें हैं। चलिए ठीक है, बात करेंगे स्पीड की। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जाहिर सी बात है भाई, जब एवरेज देखेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और ये जो ऊपर वाला है पिछली बार वेलोसिटी देखते समय ये नेट डिस्प्लेसमेंट था, अब की बार ये टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया आपका टोटल, क्या बताइए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई नीचे टोटल टाइम क्या टेकन, टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर? चलिए इसमें बताइए ना क्या होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखते समय हम लोग टाइम इंटरवल को इनफाइनाइटली स्मॉल कर देंगे, तो ये हो जाएगा। सही है? एवरेज वाले में क्या याद रखना है, डेल्टा डेल्टा आता है, और इंस्टेंटेनियस वाले में ऐसा डिफरेंशिएशन वाला टर्म आएगा। सही? चलिए ऐसा यूनिट दोनों का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस रखो चाहे डिस्प्लेसमेंट रखो मीटर ही होगा, नीचे में तो दोनों के आपको टाइम ही ना रखना है। चलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी। जब भी हम किसी को स्पीड बताएंगे तो हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करेंगे। अरे बोलो ना। और जनरली रियल लाइफ में हम लोग किसी को बताते भी क्या है, जैसे मैं पूछूंगा कि बताओ अभी तुम, अब मान लो स्पीड वेलोसिटी ना बोल के हम बोलो कि बताओ अभी तुम कैसे चल रहे हो, क्या कुछ बताओ, तो तुम यही ना बताते हो कि हम 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। ये थोड़े बताते हो कि सर 50 किलोमीटर पर आवर से हम वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आम जिंदगी में हम लोग स्पीड का ही इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा वेलोसिटी आ जाता है। तो बाबू वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बताते समय आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, तो क्वेश्चन में हम लोग क्लियर करेंगे। सब एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है, मोशन दो टाइप का पढ़ा था हम लोगों ने, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पहले 5 सेकंड में अगर वो 50 मीटर चला है, अगले 5 सेकंड में भी 50 मीटर चलेगा, अगले 5 सेकंड में भी 85 मीटर चलेगा। और कम दाम में पहचानने का तरीका यह है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। बाकी वो कर्व पाथ में मूव कर सकता है, लेकिन स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस, तो अगले 5 सेकंड में इतना, अगले 5 सेकंड में इतना। अरे बोलो ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और कम दाम में कैसे पहचानिएगा, स्पीड वेरिएबल होना चाहिए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो वो दोनों बातें जो हैं पहले और दूसरे पॉइंट में लिखी हुई हैं। क्लियर है? अगला 2 पॉइंट अभी वो कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और बात है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो ना, कैसा मोशन हो, 9वां क्लास वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू क्या, टाइम। या मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको ये वाला फॉर्म याद होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे आपने याद किया होगा। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन ये तभी होगा जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। सही है? चलिए ग्राफ व्राफ सब ये सब देखा जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स हैं, खैर देख ही लेते हैं। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर देख चुके हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हमेशा छोटा या बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड के। कहें बाबू, कहे कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या बराबर होता है किसके,
डिस्टेंस के, तो वही ना, नीचे में बस टाइम टाइम लगा देना है। तो ये क्या बन गया, ये एवरेज वेलोसिटी बन गया, वो एवरेज स्पीड बन गया। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड होता है। तो ये बन गया है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये बन चुका है एवरेज स्पीड। तो ये हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो एक बात और बता दीजिए कि बराबर कब होगा, अरे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए। और ऐसा कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे बिना किसी टर्निंग के। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहां लिखा हुआ है, सही। आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए पार्टिकल, कोई बात नहीं है, पार्टिकल यहां से यहां गया, ध्यान से सुनना, बोलो ना, हाँ सेम टाइम में गया, t इज इक्वल टू 0 पर यहां था, t इज इक्वल टू t पर मान लो यहां पहुंचा। हाँ, तो मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना, तो ये रास्ता नाप के बता दोगे डिस्टेंस कितना। और मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये नाप के बता दोगे डिस्प्लेसमेंट कितना। बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है ना, नहीं है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर नहीं होगा। अरे बोलिए, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि थोड़ा इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, ये मैंने कहा, तो बाबू इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाई dt, टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना है। तो अगर आप यहां पे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम P है, एकदम छोटा टाइम इंटरवल ले लीजिए, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल ले लीजिए, तो उस इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में ये हल्का सा ही ना आगे बढ़ा होगा। अरे यार, हल्का सा ही, और इसी को ना हम लोग ऐसा ds से दिखा देंगे, बोलो जल्दी। तो तुम बताओ कि ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट में या इस छोटे से टाइम इंटरवल में हम पाथ को कर्व्ड मानेंगे कि स्ट्रेट मानेंगे। इस पूरे को हम लोग स्ट्रेट मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते हैं। कोई कनपट्टी पर बंदूक रख के भी बोलेगा हम नहीं मान सकते हैं। और क्या बात करते हो यार, फिजिक्स के लिए तुम अपनी जान नहीं दे सकते हो क्या, हैं? क्या बात है यार, ये जज्बा, इसीलिए तो आपको प्यार नहीं हो रहा है इससे। ये होना चाहिए। कोई बात नहीं है, मैं नकली बंदूक की बात कर रहा हूं, मेला में जो मिलता है, तो हम लोग मान लेंगे क्या, नकली बंदूक है, चुटपुटिया वाला बंदूक है। तो सुनो, अभी मेरा फ्लो मत तोड़ो, ये देखो, ये पाथ कर्व्ड ना है, पाथ कर्व्ड हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, लेकिन पाथ स्ट्रेट हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि चूंकि यहां पर ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, या ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल हमने लिया है, उसमें ये पाथ लगभग कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब पाथ अगर स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो छोटा सा डिस्टेंस बराबर होगा बिल्कुल छोटे से, यही डिस्टेंस भी है और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। अरे बोलिए ना, तो हम आराम से कह सकते हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो छोटे से डिस्टेंस के बराबर है। तो बस नीचे DTN लगा लेना है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस। तो ये हमेशा बराबर होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। अरे बोलो ना, हाँ, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हमेशा बराबर नहीं होगा। ये सब कुछ मोह माया वाली बातें हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करेंगे डायरेक्शन की। तो बाबू मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चल के यहां पहुंचा, सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो, यहां पहुंचा, हमसे किसी ने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है,
नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही ना है, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। यही है आपके एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। अरे बोलिए, लेकिन अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए और पूछा जाए यहां पर बताइए, इस पी पॉइंट पर बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो हम टाइम इंटरवल कितना लेते हैं? इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम इंटरवल कितना? इनफाइनाइटली स्मॉल। तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो इतना ही ना कर पाएगा कि एक के बार यहां से यहां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। नहीं समझ में आया? अब आप बताइए कि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं तो हम ds बाई dt ना लिखते हैं, तो जिधर ds का डायरेक्शन उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ds का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। वेलोसिटी एट पॉइंट p इधर होगा। अब अगर मैंने एक दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि q यहां पर दे दिया और मैंने बोला कि यहां बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, जिधर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंड द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट विल बी, देखिए यहां इधर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसमें आने का हक तुमको नहीं है, मैंने इनवाइट करके तुमको बुलाया है। नाच रहा है। क्यू पॉइंट पे अगर किसी ने पूछा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना पूछा जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हुआ होगा? किधर हुआ होगा? नीचे, नीचे हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पागल हो। अरे ये छोटे नन्हे नन्हे कदमों से अगर ऐसे आगे बढ़ रहा है, अगला कदम वो यही ना बढ़ाएगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एंड जिधर द डायरेक्शन ऑफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उधर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी, सॉरी क्यू जो होगा वो इधर की तरफ होगा। क्या दिमाग तुम लोग मेरा घुमा देता है, इधर ही ना होगा। और इसके लिए देखिए मैंने कम दाम में ये बताया था कि आप ना पार्टिकल को कोई गाड़ी समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी है, समझ रहे हो, तो इसका हेडलाइट इधर दिख रहा है, लाल कलर का हेडलाइट। तो ये गाड़ी अगर चल रही है इस पाथ पर, तो आप देखिएगा उसके हेडलाइट का फोकस किधर है। अरे बोलिए। हाँ, जाहिर सी बात है गाड़ी की हेडलाइट का फोकस उधर ही होता है जिधर गाड़ी को जाना होता है, और पार्टिकल को जिधर जाना है वही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। पार्टिकल जिधर जा रहा होता है वही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो देखिए पार्टिकल ऐसे चलते चलते जब यहां पहुंचेगा, ये तो हेडलाइट का फोकस उधर है ना, है, दिख रहे हो वहां, वहां दिख रहा है तुमको ऐसा। अरे छोड़ो हटाओ यार, समझ लो तुम, हैं। चलते 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 यही गाड़ी जब यहां पहुंचेगा तो हेडलाइट का फोकस इधर ना होगा। तो जिधर इज द फोकस ऑफ हेडलाइट उधर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सही है? चलिए ठीक, चलिए आज आपकी कृपा रही तो कुछ दिन में मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा, है कि नहीं। अब सुनिए, इधर देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका रिजल्ट मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा। कह रहा है कि पार्टिकल ना पूरी यात्रा का आधा डिस्टेंस, कितना? आधा डिस्टेंस जो है v1 से चलता है, आधा v2 से चलता है। एवरेज स्पीड बताओ। डायरेक्ट याद करेंगे, कैसे मैंने बनाया हुआ, आपको मन करे तो उधर जाके वीडियो में अपना देखते रहिएगा। डायरेक्ट याद करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं। एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए। समझ रहे? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पार्टिकल जो है पूरी यात्रा के समय का आधा समय v1 से, आधा समय v2 से चला है, माने हो सकता है कि 1 घंटा चला हो तो आधा घंटा पैदल चला हो, आधा घंटा ऑटो से चला हो। जाहिर सी बात है डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। आप आधा घंटा पैदल चलिएगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा, आधा घंटा ऑटो से चलिएगा, तो इसीलिए देखिए मैंने डिस्टेंस को बराबर नहीं दिखाया, लेकिन टाइम तो बराबर है। टाइम क्या है? बराबर है। इस केस में एवरेज स्पीड बताइए क्या आया था? v1 प्लस v2 बाई, 1 मिनट, डिस्टेंस आधा आधा है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2,
टाइम आधा आधा है तो v1 प्लस v2 बाई रिजल्ट आपको याद रखना है, सही है। बात करेंगे एक्सेलरेशन की, सही। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन ही है जो वेलोसिटी को बदलता है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है? तो अगर स्पीड बदल रहा है कंफर्म है एक्सेलरेशन तो है ही। जैसे अगर हम गाड़ी से चल रहे होते हैं, हमको हमारी स्पीड बढ़ानी है तो हम लोग क्या घुमाते हैं, समझ रहे हो? ये वो चीज है जो अनपढ़ आदमी भी जानता है कि अगर स्पीड को बदलना है तो एक्सेलरेटर घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने कहा कि जब भी हम रेट पढ़ेंगे कितने टाइप का पढ़ेंगे? 2 टाइप का। अरे बोलिए ना, एवरेज और इंस्टेंट। एवरेज देखा जाता है एक टाइम इंटरवल में, टाइम इंटर 10 सेकंड 20 सेकंड 50 टाइम इंटरवल देखा। इंस्टेंटेनियस देखा जाता है एट एन इंस्टेंट, जस्ट इस समय बताइए कितना एक्सेलरेशन है, सही। मैंने कहा एवरेज के लिए हम लोग डेल्टा डेल्टा लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए डी डी लिखते हैं। तो अगर किसी ने तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा तो डेल्टा समथिंग बाय डेल्टा टी ना आता है, तो समथिंग में वो लिखा जाएगा जिसका रेट देख रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाथी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आता तो यहाँ हाथी आता, समझ रहे हो? और फिजिक्स में लगभग सारा रेट हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन वही अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोई पूछे तो डेल्टा का क्या हो जाता है? तब टाइम इंटरवल फाइनाइट ना हो के इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, और ये बन जाएगा आपका dv बाई dt, ऐसा करके हो जाता है। ये आपको समझ में आया? ऐसा सही है। अब देखिए, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो सही है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला का भी जरूरत नहीं है, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन होता है। तो ये तो सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली। आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया। ये देखो, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब सुनो, कॉन्सेप्ट ये है, डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब होता है, बोलो, स्लोप मतलब होता है। मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या? बताइए, वेलोसिटी। या एक और बात बताऊं, वेलोसिटी का मतलब तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी ना होता है, क्योंकि अब हम लोग क्या ना वन डायमेंशन पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पोजीशन को कैसे दिखा दिया। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आल्सो गिव्स क्या? वेलोसिटी। बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। अरे बोलो नहीं। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मैं कर रहा हूँ कि पहले हमने पोजीशन पढ़ा था, बाद में ना हमने वेलोसिटी पढ़ा था। मैंने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था पहले, बाद में क्या पढ़ा था? यानी अगर आगे वाला चीज पर जाना है तो ग्राफ की बात करें तो स्लोप निकाल के जाएंगे, और अगर हाँ इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशिएट करके जाए। आगे बढ़ना है डिफरेंशिएट करके, ग्राफ में क्या निकाल के, सही है। अब इसी में से अगर हम dt को उधर लेके चले जाए तो ds बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी। ऐसा इधर d उधर d दिख जाए तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इधर वेरिएबल कौन है? टाइम है। समथिंग t1 से इधर समथिंग s1 से s2 तक चले जाएंगे। बोलिए बोलिए, ds का इंटीग्रेशन s1 से लेके s2 तक, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, v dt फ्रॉम t1 टू क्या? t2। और देखिए बाबू, s2 माइनस, तो s2 माइनस s1, इधर तो v dt रहेगा ना आपका t1 से लेके t2 तक। s2 माइनस s1 का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, का मतलब एक्चुअली नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 टू t2। बोलो, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है?
एकदम ये भुलाओगे जिंदगी में कभी। सबसे ज्यादा डाउट कंफ्यूजन लोगों को इसी सब में होता है कि डिफरेंशिएशन कब होता है, इंटीग्रेशन कब होता है। क्या बीच बीच में बजा रहे हो, है ना बाबू। और क्या स्लोप, क्या एरिया अंडर द कर्व। तो डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, इंटीग्रेशन का मतलब, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर दी, क्या जल्दी बोलिए ना, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताइए, हाई देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, किससे, या पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर हमको कहां पहुंचना है, वेलोसिटी तक पहुंचना है, क्या निकाल के पहुंचेंगे, स्लोप निकाल के पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, क्या निकाल के जाएंगे, पीछे जाने का मतलब एरिया अंडर द कर्व, पीछे जाने का मतलब इंटीग्रेशन। सही है। ठीक उसी तरीके से ये सब हटाइए। अच्छा, ये स्पीड है, क्या है बाबू, क्या है, तो बाबू स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स क्या, तो स्पीड ना देगा, dt को उधर लेके जाइए, बोलिए ना, तो ये ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी, फिर दोनों साइड ये t1 से लेके क्या s1 से लेके मिला जुला के ये डेल्टा ऐसी ना मिलेगा हमको, और यहां से मिलेगा स्पीड इंटू dt, और ये t1 से ले, बताइए तो यहां से क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया अंडर दी कर्व, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस देगा। सही है। हाँ, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होता है, dv बाई dt, क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, डिफरेंशिएशन देखते ही ग्राफ में स्लोप याद आना चाहिए, अरे बोलो ना, हाँ स्लोप याद आना चाहिए। और dt को उधर भेजो तो ये dv बराबर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से इंटीग्रेट, इधर समथिंग t1 2 और इधर समथिंग v1 2, तो ये तो मिला जुला कर डेल्टा भी ही ना आएगा, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v, फिर v2 माइनस v1, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है, नहीं तो ऐसा अगर ऐसा दिक्कत होगा ना, तुमको मैं एक स्पेशल पार्टी दूंगा किसी दिन यहाँ, समझ रहे हो, और उसमें मैं पोटेशियम साइनाइड डाल के तुमको मैं खिला दूंगा किसी दिन। अगर अभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो कभी भी मेरी पार्टी में लार चपकाते हुए जो तुम लोग, इधर देखो, पहले सर आपको खिलाएंगे हम लोग ना, कि सर पहले आप खाइए उसके बाद हम लोग खाएंगे। हाँ ठीक है, तो ये बताओ, ये a इंटू डी टी आया, अब सुनो, देखो ध्यान से हो क्या रहा है इधर, एक मिनट इधर देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताओ, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, देख रहे हो, एक्सेलरेशन हमने वेलोसिटी के बाद ना पढ़ा था, तो आगे बढ़ने के लिए क्या निकाल के बढ़ना है, स्लोप निकाल के बढ़ना है, ये समझ में आया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से कहां तक जाना है, वेलोसिटी तक जाना है, तो क्या क्या करके जाएंगे, इक्वेशन की बात करें तो इंटीग्रेट करके जाएंगे, और ग्राफ की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व निकाल के जाएंगे। पीछे जाना है एरिया अंडर द कर्व निकाल के, आगे आना है स्लोप निकाल के, पीछे जाना है इंटीग्रेट करके, आगे आना है डिफरेंशिएट करके। सही है, चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख लेंगे ना, एरिया अंडर द कर्व ऑफ कौन सा ग्राफ, और गिव्स क्या, नॉट वेलोसिटी, इट्स, हाँ क्या बताइए, चेंज इन वेलोसिटी।
बात समझ में आया? अब चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इट्स वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैं कह रहा था कि कभी अगर वेलोसिटी दे दे कि लो 3t² प्लस 4t माइनस 5, ऐसा दे दे, बोले कि क्या है एक्सेलरेशन, छोड़ो हटाओ, क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो आज ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, अरे dv/dt कर ना देंगे, कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है नहीं है। कभी कभी ऐसा करेगा कि वेलोसिटी दे देगा x² माइनस 2x प्लस 5, ऐसा दे देगा। अब क्या हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt करेंगे? v किसके टर्म में दे दिया है? अरे यार ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो हम तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हम अभी डिराइव करने जा रहे हैं, एंड दैट फॉर्मूला के लिए हमको dx/dx ऐसा करना पड़ेगा। अरे कुछ बुझा रहा है? ऊपर वाले को पलट दीजिए, तो बताइए ये क्या होगा? dx/dt आई हो गया dv/ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है? तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी इंटू dv/dx। हटाओ वेक्टर का साइन, v dv/dx, ये भी याद रखना है। या फिर अगर हम ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किए होते हैं तो ये आता v dv/ds। तो ये चीज भी जो है ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स करते समय बहुत यूज होता है, बोलिए ना। तो ये अगर आपने कहीं स्पेशली नहीं लिखा होगा, आप अपनी किताब में जरूर लिखिए। एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt, तो सबको पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उसका एक और मतलब होता है v dv/dx, v dv/ds। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। अरे सिर्फ ये लिख लेना है, v dv/dx भी होता है, v dv/ds भी होता है, ऐसा होता है। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन सुनिए, शांत हो जाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आता है फॉर किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ये बात याद रखिएगा। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v बराबर u प्लस, द दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इज s बराबर ut प्लस, हाँ, और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस। लेकिन ये तभी यूज होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सही। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? थोड़ी देर के बाद, चूंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में तो बदलाव होगा ना। भले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना। तो t इज इक्वल टू कब बताइए ना? t टाइम पे उसकी वेलोसिटी बढ़ के घट के जैसे भी हो गई भी, इस दौरान उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो क्या है? s है। तो इन्हीं 4 लोगों के बीच का, 4 नहीं एक्चुअली 5 लोग हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 लोग हो गए। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन 5 लोगों के बीच के रिलेशंस को हम इन 3 इक्वेशन से दिखा सकते हैं। सही है। कुछ इक्वेशंस मैंने और डिराइव करा के इसमें बता दिए थे आपको, जिसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना और इनिशियल वेलोसिटी ना दे के कहीं फाइनल वेलोसिटी दे दे तो s बराबर vt माइनस, आप ये भी याद रख सकते हैं। एक और बात है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे, बाकी कुछ ना दे, तब बाबू एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बोला जाएगा इसको। एक्चुअली वो होता है v प्लस u/2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, इससे आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है।
अब सुनिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये भी हमने देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये भी। nth सेकंड का मतलब हुआ कि 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अरे बोलो ना। तो 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से ना, जैसे तुम मान लो कि जब 12 साल के थे तो तुम थे 5 फीट के, 5 फीट के, आज जब 13 साल के हुए तो हो गए 5 फीट 2 इंच के। तो बताओ ना 13 साल में तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ी है, 5 फीट 2 इंच। लेकिन 13वें साल में कितनी बढ़ी है, बस 2 इंच। उसके लिए क्या करोगे, 13 साल के हाइट में से 12 साल का हाइट, तबे ना पता चलेगा 13वें साल हम कितना बढ़े हैं। तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। समझ रहे हो, u वही इनिशियल वेलोसिटी, a वही एक्सेलरेशन, और n का मतलब हुआ कौनवे सेकंड में आपको ये चाहिए, 50वें सेकंड में चाहिए 50 लिखिए, 10वें सेकंड में चाहिए 10 लिखिए। नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, ठीक है। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, बस उसका मकसद होता है स्पीड को कम करना। जैसे जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, हम 2 काम ना करते हैं, स्पीड को बढ़ाते भी हैं, स्पीड को, तो जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं ना, तो उस समय के एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही बोला जाएगा। लेकिन अगर हम स्पीड को घटा रहे हैं तो उस समय के एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। और ऑब्वियसली ये जो है ये क्या पैदा करता है, और ये क्या पैदा करता है, ब्रेक की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेक इसी इधर ना होता है। तो ये जो घुमाने वाला ये एक्सेलरेशन पैदा करता है, और ब्रेक जो होता है वो रिटार्डेशन पैदा करता है। तो याद रखिएगा वो बात जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड क्या होता है, घटता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक सेम डायरेक्शन में, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, स्पीड पर असर नहीं पड़ता है। बोलिए, स्पीड जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्सेलरेशन है, कुछ तो बदलेगा। क्या बदलता है, डायरेक्शन, क्या बदलता है, डायरेक्शन चेंजेस। इज इट क्लियर, डायरेक्शन जो है वो चेंजेस। अब चलिए मैं आपको, अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं जो इन चीजों को क्लियर करेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल को जब फेंका जाता है तो ऊपर जाते समय स्पीड कम होती है कि बढ़ती है, ऊपर जाते समय बताइए ना, कॉमन सेंस ना है ये, स्पीड कम होता है और नीचे आते समय बढ़ता है। लेकिन एक और बात है, पूरी मोशन के दौरान इसके डायरेक्शन में भी लगातार बदलाव, अभी डायरेक्शन इधर है, यहां पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहां आप समझ रहे हैं, यहां पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन इधर है तो यहां पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, हो जाएगा। पता है क्यों, एक ही टाइम पे इसकी स्पीड भी कम हो रही है और इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, पता है? रुको पहले तुम लोग मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा गला खराब है तो हैं, क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, इधर देखो, पता है ऐसा क्यों होता है कि जाते समय लगातार देखो ना, डायरेक्शन बदल रहा है, मेरा हाथ जैसे घूम रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल रहा है, लगातार डायरेक्शन भी बदल रहा है और लगातार स्पीड भी कम हो रही है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जबकि एक्सेलरेशन तो इसके पास सिर्फ एक ही है, जी है। अब देखिए मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी कहाँ है रे बाबू, बताओ जल्दी, इधर है। और एक्सेलरेशन कहाँ है? और तुमको पता क्या हो रहा है? सुनो, तुम ना एक इस डायरेक्शन को
और एक इस डायरेक्शन को ऐसे मार्क कर लो। ये है वेलोसिटी वाला डायरेक्शन और ये है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। अब जब आप इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो बताइए इस जी का 2 कंपोनेंट आएगा कि नहीं? एक कंपोनेंट किधर आएगा बताइए? एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ एकदम। 2 कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स आए, एक कंपोनेंट आया इधर, एक कंपोनेंट आया इधर। तो एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? अब लीजिए, ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के है, तो ये क्या करेगा? स्पीड घटाएगा। यही है यही है जो स्पीड को घटा रहा है। और एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के, वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन। आप समझ रहे हैं क्यों एक ही साथ 2 घटनाएं घट रही हैं? क्योंकि इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आके इसकी स्पीड कम कर रहा है, एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन को चेंज। लेकिन वही जब हम नीचे आते समय देखेंगे तो नीचे आते समय जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल यहां है तो वेलोसिटी इधर ना होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू पाथ होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हेडलाइट के फोकस की तरफ होता है। अब आप बताइए इस केस में एक्सेलरेशन कहां? पूछने वाली बात है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही आएगा, जिसको हम जी से दिखा रहे हैं। तो हम 2 डायरेक्शन मार्क करेंगे, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये हो गया बाबू वेलोसिटी वाला डायरेक्शन, आई हो गया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। अब आप बताइए एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर ना आएगा? जा तो बताइए एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो, हाँ, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इधर आया है। अच्छा, बाद में बात करेंगे, लेकिन एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा। अरे बोलिए ना। हाँ, एक कंपोनेंट। बताइए एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया है, वो स्पीड को, यही है वो जो स्पीड बढ़ा रहा है। और ये क्या करता है? ये डायरेक्शन बदलता है। इसीलिए एक साथ दोनों काम हो रहा है। डायरेक्शन भी लगातार, देखिए डायरेक्शन भी लगातार बदल रहा है और स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। तो ये कोई मामूली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दुनिया में हर जगह यूज होगा। क्लियर है? ये बात आप याद रखिएगा। तो मैं कह रहा था कि रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के ऑपोजिट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव। यानी एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होना पड़ेगा। बोलिए जल्दी, अरे बोलिए ना। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग देख रहे थे। एक चीज मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो आ कहीं नहीं रहा है। भाग न रे, कहीं से आ जाता है। हाँ, ये आखिरी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। इसमें है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। तो h हाइट से हम एक पार्टिकल को क्या करने वाले? अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पर हम देखो छोड़ने वाले हैं। तो h हाइट लगातार इसकी स्पीड बताइए बढ़ रही है कि नहीं? बताइए। जब वो यहाँ मैंने टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, इसको जो समय लगता है वो होता है √2h/g, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है √ ये बात याद रखिएगा। h हाइट नीचे आने में कितना समय लगता है? √2h/g। और h हाइट नीचे आने के बाद स्पीड कितनी होती है? √2gh। कब? जब पार्टिकल को ड्रॉप, फेंका नहीं जा रहा है। नहीं, मैं फंसा सकता हूं इसमें भी। किसी दिन मैं फेंक दूंगा तब पूछूंगा। तो जब मैं फेंक दूंगा तो तब इनिशियल वेलोसिटी तब लीजिएगा, एक्सेलरेशन g लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट h लेके तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके बनाइएगा। हाँ, ड्रॉप किया जाता है उस समय के लिए ये रिजल्ट है। समय